हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। फिल्म्स की सीरीज़ में हम लोग साइंस एंड टेक डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। अगर हम लोग इससे न्यूक्लियर साइंस के बारे में बात करें या न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करें तो प्राइमरली हम लोग तीन चीज़ों को देखते हैं। एक पार्टिकल फिजिक्स जो कि बेसिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंस को समझने के लिए। दूसरी हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस और या जो न्यूक्लियस में जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं उनके बारे में। और तीसरी हम चीज़ बात कर सकते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं और नए नए चीज़ों को समझने के लिए हमें लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेड्रॉन कोलाइडर हो गई, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर हो गई, या फिर ईस्ट प्रोग्राम हो गए। तो ये सब प्रोग्राम के बारे में हमें देखना होता है। तो जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स के बाद और हम लोग बात करेंगे इस सीरीज में न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेसिक नॉलेज के तौर पर पहले मॉलिक्यूल हुआ करता था, फिर बाद में पता चला कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और फिर हमें यह पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग पहले फंडामेंटल पार्टिकल बोलते थे। लेकिन हालांकि आगे जाकर के रिसर्च पे पता चला कि नहीं, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग फाइनली पार्टिकल फिजिक्स के नाम से देखें। तो दिस वाज पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर में देखें तो न्यूक्लियस में हमारे पास में बहुत सारी एनर्जी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस एनर्जी। जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आती हैं। तो जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन के दौरान में करें या फिर उसको ब्रेकिंग के दौरान में करें, एनर्जी रिलीज होती है। एक बात यहां पर पता होगी कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग में अल्टीमेटली हमें यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान में यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। बेसिक केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर एनर्जी में देखें तो दो तरीके की चीज़ें हो गई। एक हमारा हो गया जिसे हम लोग ब्रेकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, और दूसरी बोल सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग में, तो यहां पर होती है बॉन्ड की ब्रेकिंग की जो टेक्निकल नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन। कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, कुछ बेसिक कंपैरिजंस होती हैं, उसको देखेंगे। पहले जरा समझते हैं आखिर में ये न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन क्या चीज़ है। न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन का मतलब ये होता है जहां पर आपके पास में एक बड़ी हैवी न्यूक्लियस होती है, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करने पर ये छोटे छोटे एटम में टूट जाती है, या फिर छोटे छोटे एलिमेंट्स में ये टूट जाती है। टूटने के बाद में यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी फिर हम आगे यूज कर लेते हैं हमारे अलग अलग कंस्ट्रक्टिव कामों में। वहीं अगर देखें हमारी फ्यूजन की प्रोसेस, तो फ्यूजन की प्रोसेस में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं कुछ एनर्जी देके बेसिकली यहाँ पर हीटिंग करनी होती है, और हीटिंग करके अल्टीमेटली हम फ्यूज कर देते हैं। यानी कि एक छोटे छोटे एलिमेंट से हमें कोई बड़ा हैवी न्यूक्लियस बना लिए हैं या फिर हैवी एलिमेंट बना लिए हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दिस इज फ्यूजन कर दिया गया है, और वहीं दूसरी ओर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजियन, ब्रेकिंग हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें जैसे एटम बॉम्ब हो गया। एटम बॉम्ब में क्या है कि एक बड़ा एलिमेंट होता है जिसे हम ब्रेक करते हैं, और ब्रेक होने के बाद में फिर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकालता है, और इस एनर्जी से ही जो भी डिस्ट्रक्टिव काम है, जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि डिजास्टर है, वो डिजास्टर इसी एनर्जी के ही कारण से आती है। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जिसे आप अनकंट्रोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, और ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी आगे जाकर के और ज़्यादा तबाही मचाती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्ट्रस कंडीशन हो जाती है। अगर हम इसे रिएक्शंस के तौर पे देखें तो यूरेनियम को अगर हम एक न्यूट्रॉन के बेसिस, एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करें, तो यहाँ पर एक ये फाइनल इसका प्रोडक्ट निकल करके आता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, और फिर तीन न्यूट्रॉन हमें निकल करके आते हैं। अब जरा यहाँ समझिएगा, हमारे पास यूरेनियम था बेसिक एलिमेंट के तौर पर, और ये यूरेनियम पर हमने कहीं से न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की। अल्टीमेटली हमारे पास में 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए। इस 3 न्यूट्रॉन को अलग अलग हम यूरेनियम के साथ में रिएक्ट करा सकते हैं, और फिर एक एक जो रिएक्शन होगी वो 3 नए न्यूट्रॉन निकाल करके आएगी, और इस तरीके से हमारे पास 9 न्यूट्रॉन बन गए। हमने 1 न्यूट्रॉन दिया था और ये 9 न्यूट्रॉन पे आ गए, और आगे इसी तरीके से और भी रिएक्शंस होते जाएंगी, और बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। इस वजह से हमें ये कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फर्नेंस होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर
बोलते हैं। तो दिस इज़ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में ही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कुछ इसके कंक्लूजन की, तो ये एक, अगर हम लोग यहाँ पर बेसिक एलिमेंट के तौर पे बात करें कि आखिर में इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक एलिमेंट क्या चाहिए, वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ज़रूरत है, न्यूट्रॉन से ही अल्टीमेटली ये रिएक्शन की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक बार जब शुरू हो गई है तो ये एक चेन रिएक्शन के फॉर्मेट में आगे बढ़ते आ रही है, जिसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आगे जा करके अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकती है। न्यूट्रॉन इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पर अगर अनुमान के तौर पे बोले तो 1 ग्राम यूरेनियम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 × 10⁻23 मेगावाट एनर्जी निकलती है। और वहीं अगर यहाँ पर देखें तो ये अगर कंपेयर किया जाए तो 1500 टन अगर हम कोयले को जलाएंगे तब जा करके उतनी एनर्जी निकलेगी, या फिर 20 किलो जूल ऑफ जो कोल की एनर्जी है वो इस 1 ग्राम यूरेनियम के बराबर की एनर्जी निकल करके आती है। या फिर अगर हम एक्सप्लोसिव के टर्म में बात करें तो 20 टन अगर हम TNT का, ट्राई नाइट्रोटोलुइन को अगर बर्स्ट करेंगे, अगर हम एक्सप्लोड कराते हैं, तब जा करके अल्टीमेटली हमें इतने एनर्जी निकलती है। तो 1 ग्राम यूरेनियम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा, या फिर काफ़ी कह सकते हैं डिजास्टर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स के तौर पे बात करें, कुछ इसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में अगर बात करें रिएक्शन के लिए, तो कंपोनेंट्स में हमारे पास में सबसे पहले चीज़ें आ जाती हैं, वो है फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड का मतलब वही जो हमारे पास में फ्यूल रहेगी, बेसिक फ्यूल रहेगी जिसे हम रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूल होती है वो यूरेनियम होती है। आपको पता है यूरेनियम यहाँ पर कई तरीके के इसके आइसोटोप होते हैं। इस आइसोटोप में जैसे 233, यूरेनियम 233, 235, 238, अलग अलग तरीके के आइसोटोप होते हैं। नॉर्मली हमें आइसोटोप U238 मिलता है और इसे हम इनरिच कराते हैं। इनरिच कराने का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से चलती है जब यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप होता है। तो जब यूरेनियम 235 आइसोटोप अच्छे से बर्न हो रहा है, अच्छे से कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसकी इनरिचमेंट करते हैं, मतलब कि इसके जो परसेंटेज है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। जहाँ पर भी आपका न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये जो इनरिचमेंट है वो ईरान बहुत ज़्यादा कर रहा था, मतलब 80% तक कर रहा था, और इसी वजह से IAEA ने ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगाए थे, रोक लगाई थी। ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकता है। इनफैक्ट एक समय की बात है, इसको एक्सिस ऑफ एविल कंट्री भी बोला जाता था। एक्सिस ऑफ एविल कंट्री आज भी बोला जाता है वैसे। कंट्रोल रॉड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रॉड का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई, बहुत ज़्यादा चलते आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात कर सकते हैं चेरनोबिल की न्यूक्लियर जो डिजास्टर हुई थी। चेरनोबिल उस समय USSR में और आज की डेट में यूक्रेन में ये पड़ता है। इस पर आप डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, इस पर वेब सीरीज़ भी आ रखी है। आप चाहे दोनों में से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो यही था कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको कितना कंट्रोल करना है और कितना मॉडरेट करना है, उसके ऊपर सारी कंडीशंस आती है। तो पहले समझते हैं आखिर में कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब ऐसे समझिए कि ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाना मतलब कि किसी चीज़ को रोकना। रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पर बोरॉन की कार्बाइड या फिर कैडमियम की रॉड ये यूज़ में आती है। ये बेसिकली करती क्या है कि जो भी न्यूट्रॉन वगैरह है इस न्यूट्रॉन को सक कर लेती है और उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देती है जो यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है इसमें पार्टिसिपेट करने से रोकती है, एंड दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल द रिएक्शन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो हमारी फिजियन रिएक्शन है ये अपने आप में एक चेन रिएक्शन है और ये आगे बहुत तेजी से बढ़ते जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा होता है हमारे पास मॉडरेटर। कई बार क्या होता है कि आपको मॉडरेट भी करना होता है। मॉडरेट करने का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। देखिए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्रेकिंग हो चाहे एक्सेलरेशन हो। हमें एक ड्रास्टिक चेंज कहीं पर भी नहीं लाना होता है। आपको एक एवरेज स्पीड परफॉर्म करनी होती है, एवरेज स्पीड आपको चलाते रहनी होती है। उस एवरेज स्पीड के लिए ऑब्वियसली यू नीड एक्सेलरेटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि कोई रैंप है, ठीक है, रैंप है या पहाड़ वाला इलाका है, तो पहाड़ वाले इलाके पर सीधी सी बात है, आप जैसे ही गाड़ी को लेकर के जाएंगे आपको केवल ब्रेकिंग करनी है, केवल ब्रेक दबाना है। लेकिन फिर भी कहा जाता है, ये एडवाइजरी होती है कि जब भी गाड़ी आप इनफैक्ट जो भी रैंप है उस पर भी लेकर के जाए तो गाड़ी स्टार्ट करके लेकर के जाए, और पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं पर आपको एक्सेलरेटर भी लेना पड़ जाए। बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू कंट्रोल योर व्हीकल, और उसको जब आप ले करके जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपको एक मॉडरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है।
मॉडरेटर का काम यही होता है कि जो भी न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर बॉम्बार्ड किया जाए। अब जरा खुद समझिए कि मान लेते हैं कि यूरेनियम का पार्टिकल यहां पर हमारे पास में पड़ा हुआ है, मान लेते हैं सपोज यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो जो न्यूट्रॉन है वो तो इधर उधर बॉम्बार्डमेंट होते रह रही है, इधर उधर हो रही है, तो जब ये यूरेनियम पर अटैक करेगा तब जाकर के ये रिएक्शन करेगा। तो इस वजह से हमें एक मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है जो ये इंश्योर करता है कि जो न्यूट्रॉन है वो डायरेक्टली इस यूरेनियम को हिट करे एंड रिएक्शन को आगे परफॉर्म करे। तो मॉडरेटर एक तरीके से एक्सेलरेटर के तौर पर काम कर रहा है, जहां पर ये इंश्योर कर रहा है कि न्यूट्रॉन यूरेनियम पर जाकर के अटैक करे एंड दैट इज हाउ जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ती जाए। मॉडरेटर के तौर पे हमारे पास में कई सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे ग्रेफाइट की रॉड हो जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड हो जाती है, हैवी वाटर होती है और फिर ऑर्डिनरी वाटर भी आप बोल सकते हैं। हैवी वाटर का मतलब हो जाता है D2O, ऑर्डिनरी वाटर का मतलब हो जाता है H2O। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमें चेरनोबिल के फॉर्मेट में, लिख दिया गया है ताकि आप चीज़ों को देख सकें। अब जैसे मान लेते हैं सपोज हम जो हमारी ये रिएक्शन है इसको हमने कंट्रोल्ड फॉर्मेट में चलाया, तो जब हम कंट्रोल्ड फॉर्मेट में रिएक्शन चलाएंगे तो हमारे पास में जो एनर्जी रहेगी उसकी एक लिमिटेशन रहेगी कि इतने मेगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सेम रिएक्शन होती है आपके एटम बॉम्ब में भी, लेकिन यहां पर जब हम एक्सप्लोड कराते हैं तो टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 10⁻⁷, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है और इसी वजह से आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर ह्यूमन बॉडी रहेगी तो ह्यूमन बॉडी में कुछ नहीं बचेगा, राख बचेगी सिर्फ, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है और वो अचानक से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर वही प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर भी लाखों में आ जाता है। तो क्या हम इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये टेम्परेचर और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे आगे कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में। कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में हम लोग यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो एटम बॉम्ब है ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी ऐसे रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी हो गई और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर एनर्जी हो गई। तो यहां पर हमें थर्मल एनर्जी भी मिल जा रही है और साथ में प्रेशर एनर्जी भी मिल जा रही है और इन दोनों एनर्जी के फॉर्मेट, इन दोनों के बेसिस पर हम आगे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर ले जाएंगे। दूसरी हमारे पास होती है फ्यूजन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन है, एसिमिलेशन का काम होता है और यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन के फॉर्मेट में देखें तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में जब फ्यूज किया जाता है, ऑब्वियसली यहां पर आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जाकर के यहां पर हीलियम बन जाता है और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत 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 ज्यादा होती है और ये बहुत 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 ज्यादा एनर्जी जब होगी, सीधी सी बात है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट शुरू में थी वो तो हमने एक्सटर्नली दिया, लेकिन अब क्या ये ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएगा? क्या अब ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड हो गई है? क्योंकि अब जितनी एनर्जी की जरूरत है वो अब खुद से प्रोड्यूस कर ले रहा हो और ये अब अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। नाउ दिस विल बिकम अनकंट्रोल्ड और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ये अल्टीमेटली बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर और बहुत 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 ज्यादा प्रेशर यहां पर जनरेट करेगी। और यही चीज होती है हाइड्रोजन बॉम्ब में। हाइड्रोजन बॉम्ब अपने आप में एक अनकंट्रोल्ड बॉम्ब है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी डिजास्टर है हमारे इस मैनकाइंड के लिए। इस हाइड्रोजन बॉम्ब की जो खोज की गई थी वो एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी और ये यूएसए ने सबसे पहले मार्शल आइलैंड पर टेस्ट किया था। हालांकि बाद में फिर यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक रेस लग गई थी कि कौन कितने बॉम्ब बना ले रहा है और कौन कितने न्यूक्लियर मिसाइल बना ले रहा है। और ऑल दिस हैज लेड बोथ द कंट्री टू फॉल इन कोल्ड वॉर और यही चीज अल्टीमेटली कोल्ड वॉर में बदल गया था। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, इसके अलावा कॉस्मोस यानी जो भी आपका सन है या जो स्टार है या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है विच आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, वहां पर हमें यही सेम फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें जैसे स्टार या फिर जो सन होती है या जितने भी ऐसे मतलब एलिमेंट, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जहां पर कॉस्मिक एनर्जी होती है, दो तरीके की एनर्जी मेनली यहां पर होती है। एक होती है जो फ्यूजन होती है, लगातार यहां पर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है जिसके कारण से एनर्जी जनरेट होती है। दूसरी रिएक्शन होती है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण से, दिस इज ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। अब चूंकि होता क्या है, अगर हम लोग देखें ग्रेविटेशन का मतलब होता है F = G(m1m2)/r²। नॉर्मली क्या होता है, हमारे अगर अर्थ को देखेंगे तो इसका मास रिलेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू सन और इस वजह से जो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रिलेटिवली बहुत कम लगता है।
लेकिन वही अगर हम बड़े बॉडीज जैसे सन, स्टार, इन सब के पास में चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है प्लस बहुत ज़्यादा मास है, और इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दिस इज यू कैन से कि ये कंसिडरेबल अमाउंट की बन जाती है। तो इस वजह से हम इसे ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं, इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दूसरी फोर्स बनती है एनर्जी के लिए वो हो जाती है हमारी ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा कुछ क्या बातें हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो कॉस्मोस या सन की एनर्जी होती है यहाँ पर दो तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, एक फ्यूजन हो गया, दूसरी हो गई ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। और एडवर्ड टेलर ने इस चीज़ को बताया था, यूएस ने सबसे पहले मार्शल आइलैंड पर इस चीज़ को टेस्ट किया था। लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं? ह्यूमन क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है, चूंकि एनर्जी अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आज की डेट में देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस हो रखी है, एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में इंक्लूडिंग इंडिया एनर्जी की क्राइसिस है। इस एनर्जी की क्राइसिस को दूर करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और ये आज से नहीं 1985 से ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आइटर। दिस इज आइटर। और इसका भी रिसेंट में ही एक परफॉर्म किया गया था, एक टेस्ट परफॉर्म किया गया था चाइना के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट। ये एक आर्टिफिशियल सन है, ये एक आर्टिफिशियल सन है, और इस आर्टिफिशियल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराई जा रही है। और ये जो फ्यूजन रिएक्शन, उसका नाम दिया गया एक जापानीज टर्म के नाम पर, एंड दिस जापानीज टर्म का नाम है टोकामैक। तो कहीं पर भी अगर आपको टोकामैक टर्म दिखे, समझ लीजिएगा ये एक फ्यूजन टर्म है, फ्यूजन का टर्म है, और ये एक जापानीज टर्म है। जापानीज टर्म, जापानीज लोग इसे फ्यूजन के नाम पर यूज करते हैं। बात करें अगर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, जैसे ईस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था चाइना के द्वारा। दिस इज चाइनीज प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। टोकामैक का मतलब समझ में आ गया कि एक तरीके से यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन यूज की जा रही है। जो टेम्परेचर यहाँ पर अटेन किया गया है वो कुछ 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि अपने आप में समझ रहे होंगे बहुत 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 ज़्यादा है। और ये अच्छी बात ये है कि ये कंट्रोल्ड फॉर्मेट में इस टेम्परेचर को यूज़ किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंट्रोल्ड रिएक्शन को हमने किस तरीके से किया है, क्या यहाँ पर हमने मेथडोलॉजी यूज़ की है, तो यहाँ पर जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है वो होती है मैग्नेटिज्म की। दिस इज मैग्नेटिज्म, या फिर इसी को बोल सकते हैं कैलोरीमेट्रिक। दिस इज कैलोरीमेट्रिक वैल्यू के तौर पर, या कैलोरीमेट्रिक इक्विपमेंट के तौर पर यहाँ पर ये एनर्जी या ये कंट्रोल किया गया है। बस आप ध्यान रखिएगा ये सब टेक्निकल टर्म्स, और एग्जाम में अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है तो आप इनको मार्क कर सकें। या इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो कुछ बढ़िया टर्म अगर ना मिले तो आप ऑल ऑफ द एबव करेक्ट करिएगा। साइंस एंड टेक में ये एक छोटी सी ट्रिक चल जाती है कई बार कि जब आपको ज़्यादा समझ में ना आए तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता न रहे और ऑल ऑफ द एबव क्लिक करते जाइए। आपको देखना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, और अगर आपको लगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो होती है वो ऑल ऑफ द एबव टाइप का आंसर बन रहा है तो जा करके मार्क करिएगा। ऐसा नहीं बस कि जो होता है साइंस एंड टेक का आंसर है तो चलो ए ऑल ऑफ द एबव ही आंसर होगा, वो जमाना गया। अब ये यूपीएससी भी जो बच्चों का जो बेसिकली एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंडसेट को वो भी जान चुके हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन के साथ में खेल करते हैं। खैर, तो ईस्ट की जो ये प्रोजेक्ट ईस्ट है, इसकी जो ये जो है आइटर फैसिलिटी का ही एक पार्ट है। आइटर क्या चीज़ है? आइटर का मतलब है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये भी एक्चुअली आर्टिफिशियल सन बनाने का ही मेन प्रोजेक्ट है। दिस इज आर्टिफिशियल सन को बनाने का मेन प्रोजेक्ट। इसके बारे में कुछ बेसिक्स का डिस्कस करें तो ये मतलब कि ये बनाई गई थी साउथ फ्रांस में। 1985 से ही इस पर काम चल रहा है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फैसिलिटी बनेगा, और जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 में प्रोजेक्टेड है। ये प्रोजेक्टेड डेट है कि शायद इस दौरान तक हम बना लेंगे। ये बना तो लिया गया था, ये कर भी लिया गया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की बातें भी हो रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो नहीं रहा था। इसका चाइना ने पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है इन द नेम ऑफ ईस्ट, जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है। ये इसी का पार्ट है। आर्टिफिशियल सन को बनाने का ही एक बेसिक तरीका बना। आइटर एक कोलैबोरेशन है 35 कंट्रीज का। हालांकि आज ये 35 कंट्री हो गई है इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो उस समय केवल और केवल 7 ही कंट्री थी। चाइना, यूएसए, ईयू, रशिया, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बने होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट आई वुड से। आइटर का मतलब क्या है? ये आइटर करना क्या चाहता है? आइटर चाहता है एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाना जो कि कार्बन फ्री हो, प्लस साथ में पूरे वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई की जा सके। वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई की जा सके। जैसे हमारे इलॉन भैया हैं,
ये भी इंटरनेट सबको प्रोवाइड कराना चाहते हैं सैटेलाइट के थ्रू, वैसे ही सेम ये ऑर्गेनाइजेशन भी सबको एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहती है, और वो भी कार्बन फ्री सोर्स के तौर पे, यानी कि इन्वायरमेंटली फ्री है ये। दिस इज इन्वायरमेंटली, ये एक तरीके से इन्वायरमेंटली फ्री, या फिर बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली ये एनर्जी सोर्स बनेगा। अगर हम एक बार कंपेयर करें कि आखिर में दोनों में क्या कंपैरिजन है फ्यूजन और फिजियन में, तो यानी अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि जो फ्यूजन है वो दो लोगों को आपस में फ्यूज करके एक सिंगल मटेरियल बनाया जा रहा है, और वही फिजियन जस्ट इसका उल्टा, एक बड़े मटेरियल को तोड़ दिया जा रहा है छोटे छोटे पार्ट में। एनर्जी दोनों से ही निकलती है, बट फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा निकलती है। और एक खास बात और है, फ्यूजन में यहां पर वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, और वहीं दूसरी ओर फिजियन में यहां पर वेस्ट मटेरियल होता है, और ये वेस्ट मटेरियल रेडियो एक्टिव होता है। दिक्कत ये है कि ये रेडियो एक्टिव होता है, तो हमें इसको भी प्रोसेस करना पड़ता है आगे। तो हमारे लिए परेशानी खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड के लिए परेशानी खत्म नहीं हुई है। फ्यूजन पे अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो दिस वुड बी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। फ्यूजन के बारे में बात करें तो हेवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा स्मॉल में। ओके, यहां पर ये उल्टा लिख दिया गया है, बेसिकली दिस इज फिजियन, आप लोग मटेरियल में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहां पर ये होगा फ्यूजन, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया जाता है फिजियन में, ये चेन रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। ये हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड कराया जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है। कंट्रोल रिएक्शंस होती हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, कूलेंट होता है, सब कुछ होता है हमारे पास। न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, विच इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये ध्यान रखिएगा क्या चीज़ें हैं, ट्रांस यूरेनिक, ये भी टर्म ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्या चीज़ें हैं। देखिए साइंस एंड टेक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन हमें कवर बहुत कुछ करना है, मतलब कि हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें केवल और केवल इसके ब्रेथ में जाना है, और बहुत ज़्यादा ब्रेथ में जाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेलिंग ज़रूरत नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बात करें तो वही छोटे न्यूक्लियस जो होता है कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। दिस डज नॉट इन्वॉल्व चेन रिएक्शन, यहाँ पर चेन रिएक्शन एक्चुअली नहीं होती है, ये बस एनर्जी लेगा फिर आगे बढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि यूरेनियम, जब यूरेनियम को हम बॉम्बार्ड करा रहे थे न्यूट्रॉन के साथ में, तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे, 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन अब 3 तरीके के रिएक्शन करेंगे, फिर ये 3 अलग से 3 रिएक्शन कराएंगे, और इस तरीके से ये अभी 9 हो गए, फिर ये अब अल्टीमेटली और 3 कराते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, पहले रिएक्शन 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 टू द पावर 4, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इट विल बी ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनते जाएगी। ये बन गया चेन रिएक्शन। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग फ्यूजन के बारे में बात करें तो हुआ क्या था, एक हाइड्रोजन को हमने एक हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन किया था, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर 2He4 यानी कि ये इनर्ट गैस मिल गई और हमें एनर्जी निकल गई। बस यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी देनी पड़ रही थी वो अब ये एनर्जी सस्टेन कर लेगा, लेकिन रिएक्शन एक ही चलेगी। यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन वगैरह का फंडा नहीं है, देयर विल बी ओनली वन रिएक्शन, 1H1 + 1H1 He 2He4, फिर यही आगे बढ़ेगा, फिर वही 1H1 2He4, यही आपसे हमेशा चलता रहेगा, कोई यहाँ पर चेन रिएक्शन नहीं हो रही है। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ गई, यहाँ पर कोई भी चेन रिएक्शन वगैरह का फंडा देखने को नहीं मिलेगा। लाइट न्यूक्लियस हिटेड अप विद हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है कंट्रोल करने के रिएक्शन का, क्योंकि ये एनर्जी जो निकल करके आ रही है दिस इज अनकंट्रोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। हालांकि चाइना ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, और मतलब ठीक ठाक टाइम तक 2-2.5 मिनट तक इन्होंने एनर्जी को, उस टेम्परेचर को 10 मिलियन टेम्परेचर का करीब करीब था, जिसे मतलब कंट्रोल करके रखा गया था, जो कि एक अच्छी बात भी है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया था। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अगेन हम लोग देख रहे हैं इनर्ट गैस निकल करके आ रही है, अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट आता है, आखिर में ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मली हम यूरेनियम को लेते हैं, थोरियम को लेते हैं, प्लूटोनियम को लेते हैं। यूरेनियम में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कुछ 33% के आसपास है, कजाकिस्तान में पाया जाता है 11% के आसपास है, कनाडा में 9% के आसपास यूरेनियम है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग, मतलब इंडिया इंपोर्ट भी करता है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, फिर कजाकिस्तान से और कनाडा से। इंडिया में अगर बात करें तो हमारे पास में भी कुछ कुछ यूरेनियम फील्ड है, जैसे जादूगोड़ा माइंस हो गया जो कि झारखंड में है, दिस इज जादूगोड़ा माइंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा है।
मेघालय में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है। थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में मिलता है और ये लगभग 35% मिलता है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम इंडिया में ही मिलता है। प्लूटोनियम, खैर इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। इंडिया के अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये फिजियन रिएक्शन बेस्ड है, क्योंकि फ्यूजन के बारे में तो कुछ खास अभी हम लोग डेवलपमेंट किए ही नहीं है। दो वी आर पार्ट ऑफ जो हमारा आइटर का है, या आइटर के हम लोग भी पार्ट है, हम लोग भी इस पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट स्टिल फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन या कोई सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है कंट्री में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जनक माने जाते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के। हमारे यहाँ पर चूंकि जरा देखिएगा आप, अगर हम यूरेनियम बेस्ड पावर प्लांट लगाते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस्ड है, ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस्ड है। जैसे अगर बात करें फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर है, दीज आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा है, सीरम इंस्टीट्यूट और तमाम आप लोगों ने देखे होंगे कोविड के दौरान में ही, तो फार्मास्यूटिकल बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो रॉ मटेरियल है, एपीआई है, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है, अगर हमें पिज्ज़ा बनाने आएगा, लेकिन गेहूं या जो फ्लोर है वो अगर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे या फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है कहीं और रॉ मटेरियल पे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है यूरेनियम को लेकर के। अगर कल को यूरेनियम कोई बाहर की कंट्री देना मना कर देता है तो हमारे यहाँ के पावर प्लांट शट डाउन हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ सफिशियंसी कुछ ना कुछ। तो यूरेनियम से हम लोग यूरेनियम बेस्ड पावर प्लांट ना बना करके हम लोग थोरियम बेस्ड बनाते हैं। लेकिन थोरियम तक पहुंचाने के लिए हमें 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम यूज की जाती है, यूरेनियम 238 आइसोटोप। ये बेसिकली प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर हीट जनरेट होती है। 3 तरीके के रिएक्टर होते हैं, BW, PHWR एंड PWR। BWR जो बॉइल्ड वाटर रिएक्टर होती है, फिर उसके बाद से PHWR जो कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होती है, PWR होती है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। दिस इज हेवी वाटर, यहाँ पर नॉर्मल वाटर। कूलेंट यहाँ पर हेवी वाटर यूज कर दिया जाता है, D2O यूज कर लिया जाता है। यहां पर क्या है, अब यूरेनियम जो मिला है हमें वो इनरिच्ड यूरेनियम के तौर पे यूज किया जाएगा, प्लूटोनियम को मिक्स किया जाएगा और यूरेनियम 233 बना लिया जाएगा। ये होता है स्टेज 2। स्टेज 2 ये हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोगों ने लगाया है, एक तो हम लोग गुजरात में लगा रखे हैं ककरापारा में, और आई गेस तारापुर में भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही लगाया गया है। यहाँ पर जो कूलेंट यूज किया जाता है वो मोल्टेन सोडियम है। ये एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि कूलेंट कौन सा किस में यूज किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मोल्टेन सोडियम यूज किया जाता है। अब अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे अपने स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में अब हमारे जो यूरेनियम 233 मिला है इसे हम थोरियम के साथ में रिएक्ट करते हैं और फाइनली एक लेड मिलता है जो कि रिएक्टिव नहीं है, नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और फिर फाइनली हमें एनर्जी निकल जाती है। और इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं TBR, थर्मल बेस्ड रिएक्टर। और इस तरीके से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए, क्योंकि थोरियम हमारे पास बहुत है, थोरियम की दिक्कत नहीं है, थोरियम बहुत है। बस हमें स्टेज 1 से स्टेज 3 तक लाने की देर है। बस दिक्कत क्या है कि अभी हम स्टेज 3 डेवलप कर रहे हैं, वी हैव नॉट डेवलप्ड येट। अभी इसकी इंस्टॉलेशन चलनी है, इस पर चीज़ें चलनी है। अभी हम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 इन दोनों को डेवलप कर रखे हैं, और स्टेज 3 अभी कह रहे हैं कि एक पायलट के बेसिस पर है, जिस पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि एनर्जी जनरेशन अभी फिलहाल नहीं चल रही है। TBR अगर बात करें जो थर्मल बेस्ड है, ये ज़्यादा एनर्जी निकालता है एज कम्पेयर टू जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। दिस इज जनरेटिंग लेस न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो लेड है वो मतलब रिएक्टिव नहीं आता है, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थोरियम की जो अबेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। तो दिस इज बेसिकली सेल्फ सफिशियंट, ये हमारा सेल्फ सफिशियंट हो गया। और वहीं अगर हम यूरेनियम के बारे में बात करेंगे तो ये प्योरली इम्पोर्ट बेस्ड हो जाता है। दिस इज इम्पोर्ट बेस्ड एलिमेंट। अब कुछ यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे राजस्थान में रावत भाटा है जो कि कनाडा ने फैसिलिटी डेवलप की है। यूपी में नरोरा हो गया, ककरापारा हो गया, ये रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। महाराष्ट्र में तारापुर हो गया जो कि अगेन US ने डेवलप किया है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्टर वाटर जो कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। मैंने ऊपर आई गेस बोल दिया था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, करेक्ट कर लीजिएगा एक बार।
कर्नाटक में कैगा हो गया जो कि रशिया ने डेवलप किया हुआ है, और इसी तरीके से तमिलनाडु में है कलपक्कम हो गया और कुडानकुलम हो गया, और ये दोनों फैसिलिटी हमारे IAEA के अंतर्गत नहीं आती है. वी हैव डेवलप्ड दिस मटेरियल एंड दैट इज वाई वी आर नॉट लेटिंग IAEA टू कम एंड इंस्पेक्ट दीज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़. ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल मार्कर के साथ हो गया. एक हो गया रावत भाटा, दूसरा हो गया ककरापारा, तीसरा हो गया तारापुर, चौथा हो गया कैगा, पांचवां हो गया कलपक्कम, छठवां हो गया कुडानकुलम और सातवां हो गया नरोरा. हमारे पास कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं और इस पर भी स्टेट PCS में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस वजह से इसको भी याद कर लीजिएगा. एक तो हमारा प्रयागराज में है, प्रयागराज में हरिश्चंद इंस्टीट्यूट है. नाम से पता चल रहा है हरिश्चंद, उत्तर प्रदेश वाले हरिश्चंद होते हैं. ठीक है, सच बोलते हैं. खैर मजाक है, याद करने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग. प्रयागराज में हरिश्चंद हो गया. कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है. हैदराबाद में डायरेक्टरेट है, मतलब यहाँ पर निदेशालय और यहीं से चीज़ें गवर्न होती हैं. दिस इज एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये पूरा का पूरा यहाँ पर निदेशालय है, निदेशालय, यहीं से सारी चीज़ें गवर्न होती हैं. कलपक्कम में अगर बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है. मुंबई में अगर बात करेंगे तो हेवी वाटर बोर्ड यहाँ पर है, जो जल विभाग होता है. और यहाँ पर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, बेसिकली रेयर अर्थ की माइनिंग की जाती है, रेयर अर्थ के बारे में यहाँ पर चीज़ें होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं. अब हम लोग जरा क्विकली आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और इन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं. थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं. पहला क्वेश्चन है कि जो स्टार्स है, अभी हम लोगों ने बात किया कि जो स्टार्स होगा ये एक तरीके से सन हो गया, या एक तरीके से वो जो कॉस्मिक एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो दिस इज कॉस्मिक एनर्जी जो जनरेट कर रहा है. पूछा रहा है इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन सभी में एक तो फ्यूजन रिएक्शन होती है, दिस इज फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी जनरेशन हो रही है. और दूसरी, चूंकि इनकी बॉडी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ग्रेविटेशन भी यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन. तो बेसिकली ये दो फॉर्मेट रहेंगे एनर्जी जनरेट करने के. तो पहला एग्जांपल में पहला स्टेटमेंट ही बोल दे रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, करेक्ट स्टेटमेंट होगा. दूसरा है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी करेक्ट होगा. केमिकल रिएक्शन, अब देखिए केमिकल रिएक्शन कोई ऐसा जनरल नहीं है, तो नॉर्मली हम इसे स्किप करेंगे, यहाँ पर कुछ खास होगा नहीं. और केमिकल रिएक्शन खैर केमिकल एलिमेंट्स की होती है, न्यूक्लियर की नहीं होती है. केमिकल मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. मेक श्योर आप न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में अंतर समझते हो. न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में, दिस इज केमिकल रिएक्शन. हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल न्यूक्लियर रिएक्शन की, और इसी वजह से केमिकल रिएक्शन आंसर नहीं होगा. बाकी न्यूक्लियर फिजियन ये कोई खास एनर्जी जनरेट नहीं करता है, ये केवल न्यूट्रॉन जनरेट करता है और कुछ बेसिक एनर्जी जनरेट करता है. सो स्टार्स वगैरह ये अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं. 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए. बात क्लियर हो गई. अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल. अब जैसे यहाँ पर तुरंत लिख दिया गया सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन, जैसे ही मैंने यहाँ पर चेन रिएक्शन का नाम सुना मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि यहाँ पर बातें हो रही हैं फिजियन रिएक्शन की, क्योंकि यही जो है सेल्फ मतलब कि चेन रिएक्शन के फॉर्मेट में होती है ना. यूरेनियम से यहाँ पर आप न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करेंगे, तो फिर उसके बाद से बेरियम बन जाएगा, क्रिप्टन बन जाएगी, और फिर अल्टीमेटली 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 3 न्यूट्रॉन अल्टीमेटली फिर यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास में फिर 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, और इस तरीके से चेन रिएक्शन हो जाएगी. सो चेन रिएक्शन से हमें यहाँ पता चल गया कि दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं. क्या है, मोर न्यूट्रॉन आर रिलीज इन ईच ऑफ द फिजियन रिएक्शन. बात तो सही है, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकला हुआ है और ये सब में निकल रहा है, तो बात तो सही है पहला स्टेटमेंट की. दूसरा है न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिजियन प्रोसेस. अब जरा ये बताइए, ये न्यूट्रॉन हमने रिएक्शन में तो लिख लिया, लेकिन क्या ये न्यूट्रॉन जब तक यूरेनियम से नहीं टकराएगा क्या तब तक रिएक्शन हो पाएगी? नहीं. तो इमीडिएटली लेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इट में टेक सम टाइम, और इनफैक्ट यही टाइम को रिड्यूस करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं हमारा मॉडरेटर, कि इफेक्टिव कोलिजन हो, इफेक्टिव रिएक्शन हो, और ये जो न्यूट्रॉन है बेसिकली ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ में रिएक्ट करे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर. तो ज़रूरी नहीं है तुरंत पार्टिसिपेट करे, आंसर ये वाला गलत हो जाएगा. इनफैक्ट अगर इमीडिएट यूज़ करता तो मॉडरेटर का तो काम ही नहीं होता, मॉडरेटर की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. क्लियर.
जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्लो किए जा रहे हैं ग्रेफाइट के थ्रू। बेसिकली यहाँ पर क्या कंट्रोल रॉड्स के बारे में बात हो रही है कंट्रोल करने के लिए? तो यस, बिल्कुल सही बात है। जब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल करने के लिए देखिए ऊपर ही इनफैक्ट हम लोगों ने बात कर रखा है कि जो कंट्रोलिंग के तौर पर हम यूज़ करते हैं, कहाँ गया, ओके, सो हियर कंट्रोलिंग के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड या फिर कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करते हैं, न कि ग्रेफाइट का। तो यहाँ पर आंसर में जो आपसे दिया जा रहा है वो है ग्रेफाइट का नाम लिया जा रहा है। स्लो डाउन हम नहीं करते हैं। ओके ओके, दिस इज़ नॉट एक्चुअली, ये ब्रेकिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेकिंग नहीं है, बल्कि ये मॉडरेटर का काम कर रहा है। मॉडरेटर स्लो डाउन कर रहा है ताकि ये अच्छे से रिएक्ट हो सके। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद से ये हमारी पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट रिएक्शन करेक्ट है, दूसरी वाली गलत है। एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन द फिजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फिजियन। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते, सारे न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन हमारा 1 और 3 जो होगा वो मेन आंसर होगा। 1 3 के साथ कहीं 4 नहीं आ रहा है, तो 1 3 हमारा ज़्यादा करेक्ट आंसर हुआ। एक्चुअली यहाँ पर हो ही इसलिए रहा है, हर एक न्यूट्रॉन फिजियन रिएक्शन में इनिशिएट नहीं करता है, इसलिए क्योंकि कुछ होते हैं जो कंट्रोल रॉड के द्वारा, दिस इज कंट्रोल रॉड के द्वारा कंट्रोल कर लिए जाते हैं, मतलब कि इसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सारे न्यूट्रॉन नहीं जा पाते हैं। वही अगर हम एटम बॉम्ब के बारे में बात करें तो हाँ, वहाँ पर जरूर बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं, सारे ही न्यूट्रॉन अल्टीमेटली दे परफॉर्म या फिर दे अंडरगो दिस फिजियन रिएक्शन। तो यहाँ पर कंट्रोल कर ली जा रही है, एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट नहीं होगा। तो प्राइमरली हमें 1 और 3 स्टेटमेंट ही करेक्ट मिला। बात समझ में आ गई या नहीं? ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन के तौर पे मत देखिए, आप इसको 2% अपने आंसर को देखिए। आउट ऑफ 100 अगर ये आपसे 2 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो 2%, 1 से 2% नंबर लेकर के आ रहा है। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस आंसर आपका तैयार है। और आज की डेट में जितना डायनेमिक पेपर आ रहा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो मान के चलिए दीज आर बोनस क्वेश्चंस। ये आपको प्री के तरफ लेकर के जा रहे हैं, प्री क्लियर कराने के तरफ ले जा रहे हैं, मेंस लिखने की तैयारी करवा रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। अब यहाँ पर बात हो रही है फ्यूजन रिएक्शन की। जब हम फ्यूजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा, यही हमारा जब हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाएगा और ये जो हीलियम होती है वो एनर्जी रिलीज कर रही है, तो ये हमारा हो गया फ्यूजन। तो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजियन ऑफ हेवी न्यूक्ली। गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है कि जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स बड़े एलिमेंट को, हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं। तो दे आर नॉट प्रिंसिपल ऑफ फिजियन ऑफ हेवी न्यूक्लियस, बेसिकली दे आर फ्यूजिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला गलत हुआ तो आंसर तो आपका वैसे ही निकल के आ गया, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन खैर समझ लेते हैं। दे यूजुअली हैव टोकामैक डिजाइन। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि जैसे ही टोकामैक का नाम सुनिए तुरंत के तुरंत अपने दिमाग में लगा लीजिए कि ये फ्यूजन है, तो बात तो सही हो गई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दे ऑपरेट वेरी हाई टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर अगर बात करें बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ता है, और ये टेम्परेचर हालांकि बाद में आ जाता है, इस वजह से ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाती है। तो आंसर 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये बात क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल्ड होती है, सीधी सी बात है, यहाँ पर कंट्रोलिंग की जा रही है, यहाँ पर आपके पास में मॉडरेटर होता है, यहाँ पर आपके पास में कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, यहाँ पर आपके पास में कूलेंट होता है, दिस इज कूलेंट होता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें एटॉमिक बॉम्ब, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब केवल रिएक्शन ही होती है और कुछ नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता है। तो अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर, बोल रहा है कि नो चेन रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जबकि एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। गलत स्टेटमेंट है, चेन रिएक्शन दोनों में होती है, दोनों ही फिजियन प्रोसेस है और इस वजह से दोनों में ही चेन रिएक्शन होगी। चेन रिएक्शन अंडर न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड होता है, बात सही है। इसको हम लोग मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रॉड, कूलेंट के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। वही अगर बात करें यहाँ पर नॉट कंट्रोल, ये गलत हो गया। नो चेन रिएक्शन टेक प्लेस इन एटॉमिक बॉम्ब, जबकि ये जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। आंसर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो थोरियम है ये हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। यूरेनियम के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लगभग 33%। दूसरा कजाकिस्तान में अवेलेबल है। तीसरा हमारे पास में कहाँ पर अवेलेबल है, तीसरा हमारा जो अवेलेबल है वो है आपका, कहाँ पर अवेलेबल है, कनाडा में अवेलेबल है। यस, तो दिस इज़ कनाडा।
9% के आसपास कनाडा में अवेलेबिलिटी हो जाती है। क्लियर। थोरियम इंडिया में कहाँ पर मिलता है? थोरियम इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में। दिस इज आंध्र प्रदेश, लगभग 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, मतलब वर्ल्ड की तो डिमांड है आज की डेट में एनर्जी, तो वर्ल्ड की तो डिमांड हो रही है। सम ओपिन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बात तो सही है, हम लोग 3 स्टेज का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो है यूरेनियम को यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर प्लूटोनियम के साथ में इनरिचमेंट की जा रही है। थर्ड स्टेज में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर थोरियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरेनियम 233 हम थोरियम के साथ में यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हमें लेड प्रोडक्ट मिल जाती है और एनर्जी मिल जाती है और ये रिएक्शन हो जाती है। सो बेसिकली ये थर्ड स्टेज के बारे में जानकारी आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज द एडवांटेज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम? अगर मान लेते हैं ये थोरियम को यूज़ करते हैं यूरेनियम के ऊपर में, तो क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिल रही है? पहली चीज़, थोरियम जो होता है हमारे यहाँ पर अबंडेंस में है, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज सेल्फ सस्टेन, या फिर आत्मनिर्भर भारत निकल करके आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड एनर्जी थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं, थर्मल बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं, दे आर जनरेटिंग मोर एनर्जी देन यूरेनियम बेस्ड, यानी फास्ट ब्रीडर या फिर आपके जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर, इन सबसे ज़्यादा एनर्जी निकाल करके देता है हमारा थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि ये लेड निकाल करके लेके आ रहा है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि यूरेनियम प्लूटोनियम निकाल रहा है। तो ये सब जो होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनरिच्ड यूरेनियम का मतलब क्या होता है? हमने अभी देखा था यूरेनियम जो होते हैं अलग अलग आइसोटोप में होता है। 233 होता है, 235 होता है और 238 होता है। ठीक है, एक सेकेंड यार, यूरेनियम लिखना भूल गया। 238 होता है। हम लोग यूरेनियम 235 ये आर्टिफिशियली बनाते हैं, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ नेचुरल सेंस, लेकिन रिएक्शन के लिए हमें इसी 235 की ज़रूरत होती है और इसी के हम लोग इनरिचमेंट करते हैं, मतलब इसी का प्रपोर्शन हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, यूरेनियम स्टिक लेड इन पर्टिकुलर शेल, गलत बात है। नेचुरल यूरेनियम में रेडियो आइसोटोप यूरेनियम 235 का इंक्रीज कर देते हैं आर्टिफिशियली, करेक्ट बात है। मिक्सचर ऑफ नेचुरल यूरेनियम विद थोरियम, गलत बात है, ये नहीं होता है। क्रोमियम कोटेड यूरेनियम स्टिक, ये भी गलत बात है, ये नहीं है। आंसर उसका हो जाएगा बी। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाफ लाइफ को लेकर के है। देखिए हाफ लाइफ को लेकर के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह आ जाती है। परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लेते हैं कोई एक ए है, इसकी रेडियो एक्टिविटी बोल रहा है कि 4 मंथ की है। मतलब कि अगर मान लेते हैं 100 ग्राम है, 100 ग्राम हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है, तो ये 4 महीने में कितना हो जाएगा, आधा अपना, यानी 50 ग्राम हो जाएगा। कितने मंथ में, 4 महीने में। फिर उसके बाद फिर आगे 4 महीने में आधा हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। फिर उसके अगले 4 महीने में ये 25/2 12.5 हो जाएगा, 12.5 ग्राम हो जाएगा 4 मतलब उसमें। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3/4 ऑफ सब्सटेंस वुड डीके इन 3/4, अगर 100 ग्राम है तो 100 का 3/4 डीके करा देना है, यानी 75 ग्राम इसको उड़ा देना है। बचा कितना, 25 ग्राम। तो जब 25 ग्राम बचेगा तो कितना समय लेगा 25 ग्राम होने में? तो जरा बताइए, 25 ग्राम यहाँ पर बचा है हमारे पास, कितना समय लगा, 4 महीना ये, 4 महीना ये, टोटल मार करके 8 महीना लगा। 8 महीना लगा है, 3/4 जो एलिमेंट है वो डीके कर जाएगा, 25 ग्राम केवल बच जाएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पर 8 मंथ। इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? यूरेनियम आइसोटोप कौन सा यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? हमें पता है कि 2-3 तरीके का एलिमेंट होता है, 233 होता है, 235 होता है, 238, 239 होती है। यहाँ पर यूज कौन सा हम लोग करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा यूज किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 233। अभी हम लोगों ने ऊपर रिएक्शन देखी थी, यूरेनियम 233 यहाँ से न्यूट्रॉन को दे करके, बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर हम लोग बेरियम बना लेते हैं, प्लस साथ में हम लोग क्रिप्टन बना लेते हैं और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकल जाता है बाहर। तो ये यूरेनियम 233 यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट अगर स्टेज नंबर 1 के बारे में अगर देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है जो यूरेनियम है 238 है। दिस विल कन्वर्ट इन 239 प्लूटोनियम, और फिर 238 को 239 प्लूटोनियम के साथ में इनरिच करेंगे और हमारा यूरेनियम 233 बन जाएगा। और फिर इसे हम लोग थोरियम 232 के साथ में ऐड कर देंगे और इस तरीके से बन जाएगी हमारी रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द कंट्रोल रॉड्स आर नॉट यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब बताइए कंट्रोल रॉड क्या होता है। कंट्रोल रॉड का मतलब होता है जो ब्रेक दबा रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है, मतलब कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन कर रहा था यहाँ पर, हमारे पास में थी एक तो कैडमियम की रॉड थी और बेरियम कार्बाइड थी, दिस इज बेरियम कार्बाइड, ठीक है। तो अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन होंगे वो फ्रीली अवेलेबल रहेंगे और वो बार बार रिएक्शन करते जाएंगे और यहाँ पर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। तो दिस विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिएक्टर विल स्टॉप वर्किंग, गलत बात है, इनफैक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। रिएक्टर विल स्लो डाउन, गलत बात है, इतना ज़्यादा तेजी से रिएक्शन हो जाएगी, स्लो डाउन तो छोड़िए, न्यूक्लियर रिएक्टर को फाड़ देगा, इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। द रिएक्टर विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज़, ये भी गलत बात है क्योंकि एनर्जी तो अल्टीमेटली बढ़ते जाएगी, चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी। समझ आ गया क्या चीज़ है, यहां तक में किसी को कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है इंडिया की फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। अब देखिए एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था, फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया गया था वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए था, या फिर बात करें कि रिएक्टर के लिए था। और ये जो रिएक्टर, ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिएक्टर बनाया गया था वो था हमारा बार्क के द्वारा, बार्क के द्वारा बनाया गया था। दो रिएक्टर थे यहाँ पर, एक था अप्सरा, एक था हमारा अप्सरा और दूसरा हमारा था सीरस, CIRUS, अप्सरा एंड सीरस। 1956 और 1960s के दौरान में बनाया गया था, बस नाम ध्यान रखिएगा क्या चीज़ है। लेकिन वही अगर बात करें पहला पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है, तो पहला पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तारापुर बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तारापुर, ठीक है। ये हो गया पावर स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फिर कॉमर्शियल वर्क के लिए जो यूज़ किया गया है वो है तारापुर का इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द फोर्थ सिस्मिक जोन। कौन सा इसमें से फोर्थ सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो नरोरा है उत्तर प्रदेश का, या आपका बुलंदशहर में, ये जो है सिस्मिक जोन 4 में आता है। बस ये ध्यान रखना है, ज्योग्राफी के साथ में ये लिंक करके पूछा गया है, बस आपको सिस्मिक जोन का आइडिया होना चाहिए था, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एट कलपक्कम यूजेस अ मिक्सचर ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या हो गया, सेकेंड स्टेज की है ये, दिस इज सेकेंड स्टेज की, अगर आपको याद आ रहा हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यूरेनियम 238 को हम यूज़ करा रहे थे, इसको प्लूटोनियम 239 के साथ में ये हमने इनरिचमेंट कर रखी है, दिस इज इनरिचमेंट। और फिर अल्टीमेटली यहाँ से हमें यूरेनियम 233 और एनर्जी निकल करके आई थी। यहाँ पर कूलेंट के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कूलेंट के तौर पर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है मोल्टेन सोडियम, दिस इज मोल्टेन सोडियम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में है, कलपक्कम कहाँ पर है, क्विकली कहाँ पर है बताइए। ये यूज़ कर रहा है यूरेनियम और प्लूटोनियम को, बात तो सही है, बिल्कुल यूज़ कर रहा है। आंसर पहला वाला तो करेक्ट हो गया, ये पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा है, इफ द न्यूट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव एट हाई स्पीड रिएक्टर विल बी कॉल्ड अ थर्मल रिएक्टर। अगर हम न्यूट्रॉन को अलाउ कर दे बहुत ज़्यादा स्पीड पर, ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि आगे हम जब इस यूरेनियम को इस्तेमाल करेंगे आगे थोरियम के साथ में, तब हम जा करके इसको बोलेंगे कि ये थर्मल रिएक्टर बनेगी। और ये जो थर्मल रिएक्टर है ये तो स्टेज 3 की है, स्टेज 2 की थोड़ी ना है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूल व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ रिएक्टर आफ्टर इट हैज़ डिलीवर्ड द पावर इज कॉल्ड इररेडिएटेड फ्यूल। जब हम न्यूक्लियर में से जो भी न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह निकाल ले रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेस्ट निकालने के बाद में जो भी हमारे पास में मटेरियल, जो भी एनर्जी, मतलब एक तरीके से कहिए जो भी एलिमेंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इररेडिएटेड फ्यूल। ये भी नहीं है, हम लोग तो उसको बोलते हैं बल्कि दिस इज ट्रांस यूरेनिक्स। तो यहाँ पर केवल और केवल आंसर 1 ओनली करेक्ट होगा, ये सब गलत होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये 2 वाला, यहाँ पर ये स्टेज 3 के लिए बात की जा रही है, जबकि स्टेज 2 दिया गया है, और यहाँ पर ट्रांस यूरेनिक्स बोला जाता है, न कि इररेडिएटेड फ्यूल। नेक्स्ट वन इज कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ पूछा गया है कि इट इज ओनली नेचुरल यूरेनियम इज यूज्ड इन फ्यूल। यहाँ पर केवल और केवल नेचुरल यूरेनियम यूज किया जा रहा है। दूसरा है
प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड मिक्स एज फ्यूल। अब देखिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहां पर बोल रहा है कि जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम 239 को यूज किया जा रहा है यूरेनियम 238 के साथ में, और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया भी जाता है। मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट। नॉर्मली क्या होता है जब डेटा इस तरीके का दिया रहता है तो ये करेक्ट ही होता है, ठीक है, करेक्ट ही होता है। तो यहां पर आंसर जो हमें मिला वो 2 और 3 मिला, आंसर हो गया इसका बी। और ये बेसिकली स्टेज नंबर टू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऊपर बता दिया गया है कि एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यानी ये स्टेज 2 का रिएक्टर है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि ऑफिशियल कोड पोखरण टेस्ट 1974 में जो किया गया था उसका ऑफिशियल कोड नेम क्या था। तो उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, इसलिए क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये परफॉर्म किया गया था। बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन परफॉर्म किया गया था। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड विद न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। हालांकि 2-3 क्वेश्चन और है, एक जो हमारा ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन प्लस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का एक पार्ट रहेगा। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा IAEA का नाम, इसके बारे में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, NSG के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में सुना होगा, ठीक है, MTCR के बारे में। बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास में एलिमेंट है। तो इसको हम लोग करते हैं अपने जरा नेक्स्ट सेशन में। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और इस सेशन में प्राइमरली हम लोगों ने रिएक्शन से रिलेटेड बातें किया। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। प्रीलिम्स में आपको इन बेसिक चीज़ों पर ही ध्यान देना है, बहुत डिटेल नहीं जाना है, बहुत ऊपर से भी नहीं जाना है। एक एवरेज नॉलेज, एक एवरेज इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जो डाउट रहेगा पूछिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे इस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के टॉपिक के साथ में, और वहीं पर हम लोग इस ईस्ट और आइटर इनके बारे में भी, इनके भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसको यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।